केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. India, Bharat is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation. It is described as a union of states. India is doing certain things which are very, very destructive. बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ये शब्द गंभीर सवाल खड़े कर गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार के कब्जे के राहुल गांधी के आरोपों पर बहस हो ही रही थी कि उनका इस तरह का बयान आया। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी की ये भाषा भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का मंसूबा पालने वालों से मैच करती है? क्या ये अर्बन नक्सलियों जैसी जुबान है? राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। कांग्रेस ने बड़े गर्व से बताया है कि नए मुख्यालय में आजादी की लड़ाई से लेकर मनमोहन सरकार तक कांग्रेस की क्या उपलब्धियां रही हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस अपना इतिहास देश को जरूर बताए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी पर अटैक करने में राहुल गांधी को राजनीतिक विरोध और राष्ट्र विरोध का फर्क समझ नहीं आ रहा? कभी वो कहते हैं कि देश में सिखों को पगड़ी का और कड़ा पहनने की लड़ाई हुई, कभी वो कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मई 2021 में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो विनाशकारी हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष जैसा अहम पद हासिल करने के बावजूद राहुल गांधी की राजनीति जॉर्ज सोरोस, इल्हान उमर और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे भारत विरोधियों को मजबूत नहीं कर रही? वैसे तो राहुल गांधी अक्सर अपने हाथ में संविधान की लाल किताब रखते देखे जाते हैं और दावा करते हैं कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला राहुल का बयान संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? मोदी से लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से क्यों लड़ रहे हैं राहुल? क्या इंडियन स्टेट के वो खुद भी नुमाइंदे नहीं हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा रहकर, जो उन्हें एक कैबिनेट पोजीशन देता है? सवाल पब्लिक का आज यही। दो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद राहुल गांधी कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस की भारी हार के बाद हरियाणा में ईवीएम की बैटरी कसूरवार घोषित की गई। फिर आज राहुल गांधी ने कह दिया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए। राहुल के आंकड़े कहां से आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोनों चुनाव में वोटरों की तादाद का अंतर 35,41,875 था। 7 जनवरी को दिल्ली चुनाव की घोषणा करते वक्त चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर टर्नआउट के फाइनल आंकड़े भी हेरफेर के आरोपों को आंकड़ों के साथ नकारा था। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र में नए वोटर जोड़े जाने का वैसा ही आरोप लगा रहे हैं जैसा केजरीवाल दिल्ली में अपने वोटर काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं यहां बता दूं
कि किसी चुनाव के पहले तक नए वोटरों का नाम जोड़ा जा सकता है, वैसे ही चुनाव आयोग के सामने किसी संदिग्ध वोटर के नाम पर संदेह जताया जा सकता है। बहरहाल महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे आरोपों के बीच राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई पर क्या कहा, आप खुद सुनिए। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. संविधान लागू होने के बाद अगर इंडियन स्टेट पर कभी देश की जनता के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का आरोप लगा तो वो इंदिरा गांधी का आपातकाल ही था। लेकिन राहुल क्या कह रहे हैं ये समझ से परे है। सुनिए राहुल के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। इट इज आवर मिसफॉर्च्यून दैट वी हैव अ पार्ट टाइम an irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros. बीजेपी राहुल के बयान को अर्बन नक्सलियों और भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से जोड़ रही है। बीते संसद सत्र के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाले द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP की सह अध्यक्ष हैं। संसद सत्र के दौरान जॉर्ज सोरोस से फंड लेने वाली अमेरिकी संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP से राहुल के नेक्सस का आरोप लगाकर बीजेपी ने उन्हें ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर और देशद्रोही भी कहा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल के ऐसे कनेक्शंस पर सवाल उठा चुके हैं। ये कांग्रेस की भाषा, ये शाहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। सवाल पब्लिक का आज यही है कि इंडियन स्टेट से लड़ाई का बयान देकर क्या राहुल गांधी ने भारत विरोधियों को मौका दे दिया है? संविधान बचाने की कथित लड़ाई में इंडियन स्टेट से लड़ाई पर राहुल गांधी क्यों उतर आए हैं? अगर 2024 में मोदी की साइकोलॉजी टूटी, फिर इंडियन स्टेट पर बीजेपी RSS का कब्जा कैसे है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। हमारे साथ आज अनुराग भदौरिया हैं, नेशनल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता हैं RJD के। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तहसीन पूनावाला जी, आज देश उस दोराहे पे खड़ा है जहां आज डिसाइड करना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या है।
राहुल गांधी क्या हैं? क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में रहकर कैबिनेट पोजीशन एंजॉय करके इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं है? कांग्रेस के जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि आज राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो इंडियन स्टेट, क्या राहुल गांधी खुद से लड़ रहे हैं? क्या उनके मुख्यमंत्री खुद से लड़ रहे हैं, खुद सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? वो भी तो इंडियन स्टेट की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूं, ये किस तरह का बयान है? क्या ये अलगाववादी सोच का सामने नहीं रखता? क्या कांग्रेस पार्टी अलगाववादी सोच को सपोर्ट करती है? जय संविधान नाविका जी, आपके ओपनिंग विजुअल्स में आपने राहुल गांधी जी का एक स्पीच बताया जिसमें उन्होंने भारत के संविधान से आर्टिकल 1 से लाइन पढ़ी और मैं बिल्कुल संविधान से पढ़ रहा हूं। इंडिया दैट इज भारत, ये कहा राहुल जी ने, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही श्री राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन भाजपा जिसने इस संविधान का हमेशा अपमान किया है, जिसने आरएसएस ने इस संविधान को इंपोर्टेड कहा इसमें कोई भारतीयता नहीं है, जिसने हमेशा हमारे तिरंगे को कोसा है, वो आज एक शहीद के बेटे और शहीद के पोते पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा और इनका संगठन आरएसएस जो कहता है 2014 के पहले कोई बात ही नहीं था गर्व होने के लिए कि हम भारतीय हैं, वो आज उस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी थी, कि छिटरे उड़ गए थे। चाहे फिर वो आदरणीय मोहन भागवत जी हो, चाहे फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जैसे नाविका जी आपको इंटरव्यू दिया, या फिर उन माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, सभी का एक ही कहना है कि भारत आजाद 2014 के बाद हुआ है और इस पर हमें आपत्ति है। इस आजादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया था, जेल में गए थे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे, जबकि आरएसएस के लोग लव लेटर लिख रहे थे अंग्रेजी को, क्विट इंडिया मूवमेंट को किस तरह से खत्म करना है। हम इसलिए आरएसएस के खिलाफ लड़ते, हम इसके लिए भाजपा के खिलाफ लड़ते और इसीलिए आज हम लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, मुझे लगता है सिर्फ संविधान की कॉपी लहरानी जरूरी नहीं होती। लहराइए मत, प्रियम्बल पढ़ लीजिए। और मैं चाहूंगी कि आप राहुल गांधी जी को भी पढ़वा दीजिए। जहां आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, वहीं प्रियम्बल में जहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वहां फ्रेटर्निटी का भी वाक्य पढ़ लीजिए। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। नेशन का पूरा व्याख्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट मेक द नेशन। राहुल गांधी कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स इज नॉट द नेशन। तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि संविधान सिर्फ लहराना जरूरी नहीं होता, संविधान पढ़ना और समझना जरूरी होता है। रुक जाइए, अब अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा लीजिए क्योंकि अब मैं बोल रही हूं। अब मैं आपको पूछना चाहती हूं, शायद आपकी और राहुल गांधी की या तो भाषा समझने की कृति कम है या फिर समझदारी ही कम है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा, तो मैं बता देती हूं। उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिक तौर से स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन प्रतिष्ठा जनवरी 2023 में मिली थी। जनवरी 2024 बल्कि 2024 में मिली थी, यानी कि प्रतिष्ठा, मान मिला। ये उनका ओपिनियन है। उन्होंने कभी नहीं नकारा कि इस देश को स्वतंत्रता मिली ही नहीं थी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आरएसएस की बात और मोहन भागवत जी की बात नासमझी है या ना समझने का ढोंग है? और ये वॉर ऑन इंडियन स्टेट क्या राहुल गांधी को अलगाववादी, नक्सल, माओइस्ट बनाता है या इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, वास्तविकता में राहुल गांधी ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते वो भारत और इंडिया के विरोध में भी उतर सकते हैं। इन्होंने अभी जय संविधान से शुरू किया। जय संविधान बोलने वाले आर्टिकल 12 में भारत के स्टेट, इंडियन स्टेट की परिकल्पना पूरी तरह से परिभाषित है। और इंडियन स्टेट में, जैसे कि नाविका जी ने बताया, लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट भी है। तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका के स्टेट लेजिस्लेचर से भी उनकी लड़ाई है? चले, हमारी राजनीतिक रूप से हो सकती है, कर्नाटका से किससे लड़ाई है, हिमाचल में किससे लड़ाई है? और दूसरी बात, अगर इंस्टीट्यूशन से भी लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है, जुडिशरी से लड़ाई है, तो मुझे बता दीजिए कि आप ही के साथी है ना उमर अब्दुल्ला, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में?
आप ही के साथी है ना शरद पवार जी, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के बारे में? चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की परिकल्पना कभी भी नहीं की थी, और आज जो उन्होंने आज अनावरण किया है भवन का, उसको दरअसल सोरोस भवन कहते तो बेहतर होता, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप देखिए, भारत को हमेशा कमजोर करने की जो साजिश है, सेना का विरोध करना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा का दोष भारत पर डालना, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर 370 की बात करना, एमओयू चाइना के साथ करना, डीके सुरेश का कहना कि भारत का एक अंग जो है वो हिस्सा ही अलग हो जाए, नक्सलियों को शहीद कहना। भारत जोड़ो में किससे शुरुआत हुई? जॉर्ज पोनैया से, जो भारत माता को गाली देता है। मैं केवल दो बातें करना चाहता हूं और तहसीन से सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं ना कि इंडिया की इंडिपेंडेंस, राहुल गांधी तो इंडिया को नेशन ही नहीं मानते भाई। जो नेशन 5000 वर्षों से एक नेशन है, उसको तो राहुल गांधी आज भी नेशन नहीं मानते, वो कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आरएसएस और मोहन भागवत जी के बयान का, मोहन भागवत जी ने केवल इतना कहा कि देखिए 2014 में राजनीतिक आजादी स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, परंतु जो हमारा आत्मविश्वास है, जो अपना आत्मसम्मान है, वो बाद में जागा। और मुझे बताइए कि क्या यह बात सच नहीं है कि इतने वर्षों तक जो भारत का स्व था उसको दबाए रखने में कांग्रेस पार्टी ने वो की थी बातें आगे, औरंगजेब रोड का नाम रखना चाहिए या एपीजे अब्दुल कलाम का? आप बताइए कि भारत का स्व औरंगजेब रोड से जगता है या एपीजे कलाम साहब से? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातें केवल राहुल गांधी कर सकते हैं, जो देश विरोधी है। उन्होंने आज वास्तविकता में बता दिया है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन विद कैबिनेट रैंक रह सकते हैं और इंडियन स्टेट के खिलाफ इस तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या हम इस देश की संप्रभुता को सवाल उठा रहे हैं? क्या हम इस देश के इलेक्टोरेट पे सवाल उठा रहे हैं? क्या इस देश में जुडिशरी नहीं है? क्या राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन तमाम ऐसी पोजीशंस पर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, क्या इनकी नियुक्ति पर नहीं बैठेंगे? ये बार बार कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस फ्री नहीं हैं। क्या अब राहुल गांधी को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या इन नियुक्तियों पे उन्हें नहीं बैठना चाहिए? आज सवाल तय करना पड़ेगा। आप लड़ भी रहे हैं इंडियन स्टेट से और इंडियन स्टेट का पूरा प्रोटोकॉल भी उठाना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री का रैंक भी उठाना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? देखिए नाविका जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है। इंडिया गठबंधन का मतलब होता है एक सोच, सत्य, विचार, राष्ट्रवाद, खुशी, एकता, मोहब्बत, देश की उन्नति, हर घर में खुशहाली, हर चेहरे पे मुस्कान, और देश में हर व्यक्ति हंसी खुशी रहे और नफरत खत्म हो। यह है इंडिया गठबंधन का मतलब। अब इंडिया गठबंधन का मतलब यह है, अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है और उसमें से एक नई नई बात निकाल के लाती है। आप बताइए, हम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ रहे हैं और हम कहेंगे हम सरकार से लड़ रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हो गया? स्टेट से लड़ रहे हैं, मतलब सरकार जो वहां पे सरकार उससे लड़ रहे हो, मेरा अधिकार है कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। और अभी अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता 2014 में मिली, तो इसके मतलब उसके पहले राजनीतिक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? या उसके पहले आडवाणी जी थे, इनकी तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? इसके मतलब बीजेपी नहीं आई है क्या? और 2023 में कहने प्रतिष्ठा मिली, आपकी अगर बात मान ले तो इसके मतलब इतने सालों से देश आजाद था तो क्या प्रतिष्ठित नहीं था क्या? क्या देश में कुछ नहीं हो रहा था क्या? अगर कुछ नहीं हो रहा था तो बीजेपी की सरकारें भी रही थी यहां पे, फिर बीजेपी की सरकार ने क्या किया था? तो इसके मतलब ये अपनी सरकार को भी कोस रहे हैं कि वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया। यहां 2023 में प्रतिष्ठा मिली, वाजपेयी नहीं दिला पाए थे, आडवाणी जी नहीं दिला पाए थे, राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं दिला पाए थे, 2014 में मिली। कैसी कैसी बातें करते भाई। इन्हीं के एक सांसद जी कहती थी असली आजादी 2014 में मिली। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, यहां लोग शहीद हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, अशफाकुल्लाह शहीद हो गए, लोगों के घर के चिराग उन्होंने अपने उजाड़ दिए, अपने आप को शहीद कर दिया देश को आजादी दिलाने में, और आप कह रहे हो कि देश आजाद 2014 में हुआ है।
ये लोग जो तिरंगे ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? एक सेकंड नाविका जी, मैं इसको करेक्ट कर दूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी इंडिया वर्सेस इंडिया कर रहा है? आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अब मरहूम इंडिया गठबंधन है, अब तो है नहीं ना गठबंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अब कोई लोकसभा चुनाव नहीं है। नाविका जी एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि पहले ही मैं इसका शिकार हो चुका हूं, मैं आगे नहीं होना चाहता हूं। फेक न्यूज ने, नाविका जी एक एक करके प्लीज दे दीजिए, क्योंकि मुझे कंप्लीटली मिसकोट किया गया है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे कंप्लीटली मिसकोट किया गया है। मैंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो बहुत पहले मिल गई थी हमें, परंतु यह बात हकीकत है कि जो हमारा स्व तत्व है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो जागृत तब हो रही है जब हम अपने असली सांस्कृतिक धरोहर पर वापस लौट कर आ रहे हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, नॉट औरंगजेब। और इसमें भी यदि इसको भी मोड़ तोड़कर अगर प्रस्तुत करना है तो मैं क्या ही बताऊं। और इंडिया अलायंस, सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला अनुराग जी, एक भी शब्द आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी बारी में, मैं अपनी बारी में। बहुत हो गया ये तू मैं सड़क छाप डिबेट, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछा, आपने अभी बोला इंडिया अलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, अरे करिए इंडिया अलायंस। कहां है पंजाब में, कहां है बंगाल में, केरल में कहां है, दिल्ली में कहां है आपका इंडिया अलायंस? और यूपी में है तो कांग्रेस को एक आध दे देते बाइपोल की सीट। आखिरी बात, और स्पेसिफिकली जवाब चाहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में अंतर है। इंडियन स्टेट में लेजिस्लेचर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है। इंडियन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट है, पर इंडियन स्टेट में सेना भी है, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल। अब मुझे बताइए अनुराग जी, चीन के विषय में तो मुलायम जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ना। ये कह रहे कि चीन की सेना हमारी सेना को पीटती है। अनुराग जी बताइए, ये इंडियन स्टेट, इंडियन सेना, इंडियन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सुपारी लेने का ये कौन सा सोरोस वाला एजेंडा है? आप साथ में इसके बोलिए अनुराग जी। अब मैं बोलूं अपनी बात, अगर नाविका जी आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है, बोलिए। नाविका जी, चाइना की जब भी बात होती है तो हम डंके की सुनिए, चाइना की जब भी बात होती है तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। चाइना नंबर दुश्मन 1 है, ये हमने शुरू से आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था। तो फिर आपने चाइना के यहां पे क्यों बुलाया, क्यों आपने झूला झूला, क्यों आपने इतनी मित्रता बढ़ाई, और बाद में क्या हुआ? झगड़ा हुआ ना, हमारे लोग शहीद हुए ना। सवाल का जवाब नहीं देते हो आप बताइए, रमेश बिधूड़ी क्या बोलता घूम रहा है? कितनी बार बोलेगा महिलाओं के बारे में? क्या आतिशी जी आम आदमी पार्टी की लीडर हो सकती है, लेकिन देश की सम्मानित नागरिक भी है, महिला भी है। अब उनको हिंट नहीं बोल देगा और आप चुप बैठे रहोगे। कहीं पार्लियामेंट के अंदर में कुछ बोलेगा, कभी किसी के और हम बोलना नहीं चाहते क्या किसी के बारे में और बोला था कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और आप कह रहे हो ये व्यक्ति क्या हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को अपना रहा है? ये आपके संस्कृति संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या आप समझते हैं राहुल गांधी ने जो कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, यानी कि इस देश की आर्मी, इस देश की नेवी, इस देश के एयरफोर्स, इस देश की कोर्ट्स, इस देश की जुडिशरी, इन सब से है? क्या आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, हां या ना? जितना हां या ना? जितना मैं समझा हूं उतना यह है कि हम सरकार, सुन लीजिए, हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार जो अन्याय कर रही है, सरकार का मतलब होता है, और मैं समझती हूं आपको इतना अंग्रेजी, इतनी हिंदी तो आती है कि सरकार का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट होता है जो पूरा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य की सरकारें भी आती हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पता, अगर पॉलिटिकल साइंस का इतना भी इल्म आपको नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन देश की जनता आज इस सवाल से नहीं हटने वाली। और मृत्युंजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है या आपकी लड़ाई भारत से है? क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी की सरकार से है या आपकी लड़ाई इस देश के आर्मी से है, इस देश की जुडिशरी से है, इस देश के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी आते हैं, क्या इससे है? मैं पूछना चाहती हूं, पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ रहे हैं? देखिए नाविका जी, हमारी लड़ाई भाजपाई से है,
हमारी लड़ाई दंगाई से है, हमारी लड़ाई उन्मादी से है, हमारी लड़ाई विध्वंसकारी शक्तियों से है, हमारी लड़ाई है नफरत फैलाने वालों से। यही तो लड़ाई है। और जब हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी बीजेपी की सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं तो ये लोग हल्ला करते हैं कि ये देश के विरोध में इन्होंने कह दिया, देश के विरोध में इन्होंने कर दिया। ये देशभक्ति का पाठ ये पढ़ाएंगे नकली लोग। ये आरएसएस में कब से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा? इसके पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो ज्ञान दे रहे हैं आजादी पर। ये कह रहे हैं कि आजादी 14 में मिली, कहते हैं 24 में मिली। ये क्या बोल रहे हैं? उन असंख्य सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके कुर्बानी दी देश के लिए, उनका अपमान है। इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी जी की दादी ने कुर्बानी दी, उनके पिता ने कुर्बानी दी और देशभक्ति का पाठ ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो सिर्फ ये प्रोपगंडा खड़ा करते हैं। एक साथ देखिए सब लोग किस तरह बयान दे रहे हैं। ये इनको तो अगर बीजेपी का विरोध का मतलब क्या हो गया? देश का विरोध। तो राहुल गांधी ने तो कहा, आपने शायद सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा। आपने सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं दोबारा सुनवाना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं बीजेपी और आरएसएस नहीं, मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। सुनिए सुनिए, बीजेपी का विरोध तो हो ही नहीं रहा। सुनिए। मानसिकता में that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. मृत्युंजय जी, उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये मैं पूछ रही हूं, क्या आप इस देश के पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं? तो फिर राहुल गांधी को क्या रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या उनके मुख्यमंत्रियों को रिजाइन नहीं करना चाहिए? हम 100 बार कह रहे हैं, लड़ाई है हमारी भाजपाइयों से। भाजपाइयों के मानसिकता में दरिद्रता है। वो राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए सीधे इसको राष्ट्रभक्त और देशभक्त से जोड़ते हैं। ये ना राम के हैं और ना देश के हैं। ये भगवान राम को आप क्या जाने? आप तो राम मंदिर जाने से कतराते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं समझ नहीं पा रही कि मेरा सवाल इनको समझ नहीं आ रहा या समझना चाह नहीं रहे, क्योंकि बार बार पूछ रही हूं कि देश का तंत्र और बीजेपी की सरकार में फर्क है, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं हम बीजेपी के खिलाफ हैं। तो इंडियन स्टेट है क्या? और मोहन भागवत जी ने क्या कहा, जरा आप ही समझा दीजिए। नवगा जी, सबसे पहले तो ये कि मोहन जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। हम अपने मन के मालिक हुए, हमने अपना संविधान बनाया, हमने अपने देश को जिस तरह से चलाना है वो चलाने का अवसर मिला, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर पाए। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना थी, हमारे जो स्व का जागरण था, वो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन हुआ। अब ये राहुल गांधी न माने, दूसरी पार्टियों के लोग न माने, लेकिन जो हिंदू जनमानस है वो ये मानता है। अब सवाल यहां दूसरा आता है, राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब क्या है? भाई, इंडियन स्टेट से लड़ाई कौन कौन लड़ा है? इंडियन स्टेट से लड़ाई जितने आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को ध्वस्त करना चाहते हो, इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़े। ISIS लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, उनकी जो ISI खुफिया एजेंसी वो लड़ रही। इसके अलावा जो दुनिया के देश हैं, जो कहा जाता है अलग अलग डीप स्टेट जो होंगी, वो लड़ रही होंगी, क्योंकि भारत बड़ा होगा, उसकी ताकत बड़ी होगी, तो वो लड़ रही। यानी इंडियन स्टेट से जो लड़ता है, चाहे वो नक्सल आतंकवादी हो, चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी हो,
चाहे वो किसी और तरह से भारत का नुकसान पहुंचाता है, हम क्या कहते हैं, उसको हम भारत विरोधी कहते हैं। लेकिन अगर कोई देश के भीतर हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको देश विरोधी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। लेकिन हम इन सब को ये सब कहते हैं, राहुल गांधी हमारे लिए नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि वो चुन कर आए हैं। हम राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। दुर्भाग्य ये कि राहुल गांधी अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और वो रिपीट ऑफेंडर है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, वो लगातार ये कहते आए, विदेश जाकर कहते हैं कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। वो भारत की जनता, भारत को जिसको जनता जनार्दन कहते हैं लोकतंत्र में, उसका अपमान करते हैं। वो जब ये कहते हैं तो ठीक यही बात नक्सली भी कहते हैं, हमारा जल जंगल जमीन कब्जा कर लिया। तो वो क्या स्टेट से लड़ते हैं, तो क्या भूपेश बघेल की सरकार से नहीं लड़ते हैं और विष्णुदेव साय की सरकार से लड़ते हैं? ऐसा नहीं है। वो कांग्रेसी नेताओं को उड़ा देते हैं, स्टेट से लड़ते हुए हत्या कर देते हैं। राहुल गांधी को जरा सा भी शर्म हो तो अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह विशुद्ध रूप से देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी बयान है जो कोट पॉकेट बुक लेकर वो घूमते रहते हैं। बिल्कुल। और ये मोहब्बत की दुकान कहां से है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। युवराज पाटिल का सांगली महाराष्ट्र से सवाल है, राहुल गांधी का आज का बयान क्या उसी एजेंडे पर आधारित नहीं है जिस एजेंडे के तहत एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, तो क्या एनडीए के 20 राज्यों से विपक्ष के 10 राज्य आपस में लड़ेंगे? क्या राहुल गांधी यही चाहते हैं? अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है, देश का किसान परेशान है, महंगाई में राहत नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर बीजेपी लगातार जीत क्यों रही है? फिर संस्थाओं पर कब्जे के राहुल के बयान में दम नहीं है? सवाल, पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आप जवाब दीजिए और फिर शहजाद जी आपके पास आती है। नाविका जी, सिर्फ ह्यूम जी नहीं, दादा भाई नौरोज जी मुंबई से, त्याब जी पुणे से, लोग बहुत सारे फाउंडर्स थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये तो उम्मीद की जा सकती है भाजपा सिर्फ यही एक ही चीज बताएगी। हम मूल सवाल पे आते हैं। ये सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का अपमान मत कीजिए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा हमेशा गलत इंफॉर्मेशन फैलाती है। मैं प्लीज 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, उनकी दादी ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। उनको कम से कम भाजपा राष्ट्रवाद ना सिखाए, पहली बात है। दूसरी बात, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उसको देशद्रोह नहीं मानता हूं। लेकिन क्या माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी को 2014 या 2023 के पहले गर्व नहीं था भारतीय होने का? क्या जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपको इंटरव्यू दिया, वो तब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, वो तो केवल एक एक्ट्रेस थी। जब उन्होंने कहा सही मायने में आजादी 2014 में मिली, उसके बाद भाजपा ने उनको रिवॉर्ड किया, उनको एमपी बनाया, क्या उनको गर्व नहीं था? मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, और क्योंकि बात आतंकवादी की हुई, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किसी पर आतंक का इल्जाम लगा हो और कोर्ट ने कहा हो हम ये इल्जाम नहीं हटाएंगे, ये टेररिस्ट कोर्ट ने कहा, टाडा कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद उनको टिकट देकर एमपी बनाना, क्या ये देश हित में है या देश के खिलाफ है? अगर ये देश के खिलाफ है तो ये पाप भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ किया है, क्योंकि उनपे आज भी देशद्रोह, टेररिज्म के चार्जेस लगे। उससे ये गलत है, कोर्ट ने मना किया था चार्जेस हटाने के लिए। तो आज मैं पूछता हूं, देश के खिलाफ कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी ने इस मेरे संविधान को इंपोर्टेड कहा था, मेरे तिरंगे का अपमान किया था? मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी। शहजाद पूनावाला जी जवाब। पहले तो नाविका जी, फिर से एक बार मेरे बयानों को मिसकोट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं साफ कर दूं कि राजनीतिक स्वतंत्रता 47 में ही मिली थी। 2014 के बाद की जो बात हम कर रहे थे वो किसी और संदर्भ में, जो स्व जागृत करने के संदर्भ में, तो कृपया करके इसके क्लिप्स ना बनाएं और झूठा अफवाह ना फैलाएं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी देखिए अनुराग भदौरिया ने कहा कि हम चाइना के सख्त विरोधी है। तो भाई जब चाइना के साथ MOU है एक पार्टी का, उसके बारे में क्या कहेंगे अनुराग जी आप? जब डोकलाम में सेना आई टू आई देख रही थी चाइना को, तो तब उसके साथ जाकर कौन पीठ पीछे खाना खा रहा था? कौन कर रहा था साजिश? और बता दीजिए कि कौन भारत की सेना पिट रही है ये कह रहा था, उस पर आपने स्टैंड ही नहीं लिया। चलिए छोड़ देते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। अभी ये कह रहे थे कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। तिवारी जी लड़िए ना, किसने रोका है? इलेक्शन तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ना है आपको। पर बीजेपी और इंडियन स्टेट में अंतर है या नहीं? और आप तो संविधान के बहुत बड़े पुजारी है ना, आप मानते हैं ना अपने आप को, तो बताइए कि संविधान से तो इंडियन स्टेट निकलता है। 370 लागू था, तब तक भारत का संविधान था वहां पे? कौन सा था संविधान? अंबेडकर जी का संविधान था वहां पे। और उसका विरोध कौन कर रहा है? जब संविधान लागू हुआ, जब वाल्मीकियों को आरक्षण मिला, उसका विरोध कर रहे हैं एनसी के साथ आप सब लोग मिलकर। आप बता दीजिए कि हम 370 के हटने के पक्ष में हैं। और आखिरी बात,
आप बोल रहे हैं नफरत और बाकी विध्वंसकारी नीतियों की बात। बताइए कि मुस्लिम को आरक्षण देना ये संविधान के तहत है या संविधान के खिलाफ है? वोट जिहाद की बात करना ये नफरत फैलाना है, ये प्यार फैलाना है? और नफरत फैलाने की बात तो आप एक दिन करते थे उद्धव सेना के खिलाफ, वो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मानते हैं। अब बताइए कि आप मानते कि नहीं मानते 6 दिसंबर? मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। आप उनके और खिलाफ है? मृत्युंजय जी एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इतने बलिदान दिए हैं, कितनी सीटें देंगे? बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बलिदान दिए है ना पार्टी ने देश को बनाने के लिए। देखिए वो तो जब समय आएगा तब हम किसको कितना सीट देंगे। 243 सीट पर यहाँ इंडिया गठबंधन महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। इस पर आप अभी चिंता छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ अभी जो ज्ञान दे रहे थे भाजपा के भाई, हमारे भाजपा के भाई ज्ञान दे रहे थे, उनसे पूछिए अभी कितना 10-11 वर्ष हुआ है ना सत्ता में बीजेपी को आने से, जिसने 50 वर्षों से ज्यादा समय तक इस कांग्रेस ने राज किया, जिस कारण से आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा जाता है? कि भाजपाइयों के कारण। एक वाक्य पूछूं, योगदान है नहीं,1975 में तो कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के कारण सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नहीं कांग्रेस के कारण कहा जाता है। नाविका जी अरे कांग्रेस ने शासन किया देश में, केवल एक कितने वर्षों तक किया है? ठीक है, क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं अगर मृत्युंजय जी कमाल है, मृत्युंजय जी फक्र है हिंदुस्तान का दुनिया में, ये बिल्कुल सही है। तो कांग्रेस ने बड़ा लंबा राज किया है मृत्युंजय जी, मोदी जी के कारण है। मृत्युंजय जी बहुत अच्छी बात है। मृत्युंजय जी एक वाक्य, केवल एक वाक्य मत होइए। नहीं अभी रुकिए, नहीं एक वाक्य नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। आप बहुत थोक भाव में सवाल कर रहे थे। नहीं आप ठोक भाव में ही राजनीति करते हैं, मुझे पता है। ठोकना और भाव लगाना यही आपकी राजनीति है, ठोकना भी और भाव भी लगाना। पर मेरी ठोक भाव की राजनीति नहीं है। 75 में भारत के संविधान का सम्मान हुआ, आया ना? करते हैं 75 में भारत के संविधान का सम्मान हुआ, आया ना? संविधान का ज्ञान मत दीजिए। अरे 75 में हुआ, आया ना? बोलिए ना। दीजिए संविधान को रौंदने वाले संविधान पर ज्ञान देंगे। अरे 75 में क्या हुआ संविधान के साथ? आप बोल रहे थे 2014 में आजादी मिली, अभी आप बोले 2014 में आजादी मिली। मैंने ये कहा मैं करेक्ट भी कर रहा हूं, बोल रहे फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। इस देश का आपने करेक्ट नहीं, आप निकालिए पूरा निकालिए। अभी देखिए क्लिपिंग में पता चल जाएगा क्या बोले आप। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, आपके क्लिपिंग के तो क्लिप कट करके आप लोग क्लिप कराते रहते हैं। मैंने कहा कि राजनीतिक आजादी तो मिल चुकी है, पर हमारा 2014 के बाद आत्मसम्मान जागृत हुआ है। ये कोट अनकोट किया है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन मृत्युंजय जी बात तो ये है कि 1975 में संविधान कहां गया था? ये भी तो कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। तब कहां था भारत? ये जो आप कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा, मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस की वजह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हुआ था? नविका जी, जिनके लिए 15 अगस्त 1947 और अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के पहले भारत नहीं था, उनको संकट होगा। जिनको भारत की संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, उनको संकट होगा। इस देश ने जिस दिन भारत अंग्रेजों से गुलामी से आजाद हुआ, उसके बाद भारत ने अपना गणराज्य बनाया, संविधान को सरमाथे लगाया, संविधान में कांग्रेस ने बहुतायत, उसके अलावा दूसरी सरकारों ने भी संशोधन किया। तो संविधान हमारी अपनी बनाई हुई व्यवस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं। कुछ उसमें गलत लगता है, उसमें संशोधन करते हैं, लेकिन जिसने संविधान को ताक पर रख दिया था, जिन इंदिरा गांधी जी ने, आज ही उनके नाम पे इंदिरा भवन रखा गया है। सरदार मनमोहन सिंह भवन नहीं हो पाया, न तो यह हो पाया कि उसको महात्मा गांधी भवन नाम रख देते, और न तो यह हो पाया कि जिस प्रयागराज में स्वराज भवन था, जो मोतीलाल नेहरू का घर था, जहां से कांग्रेस पार्टी की पैदाइश हुई, स्वराज भवन भी भूल गए, इंदिरा गांधी भवन रख दिया। जरा सोचिए, आडवाणी जी का आपातकाल, आडवाणी जी का तक बदल दिया गया संविधान का, और ऐसे लोग बता रहे हैं पोस्टर में फोटो रहता है। और मृत्युंजय जी की पार्टी के मुखिया नहीं ये ज्ञान, आडवाणी जी
आडवाणी जी का फोटो मृत्युंजय जी, अगर आप इमरजेंसी को भूल जाएंगे, जहां लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया, तो फिर तो क्या ही है, इतिहास की कोई जरूरत ही नहीं है, इतिहास को भूल जाइए, सिविलाइजेशन छोड़ दीजिए, आप तो अपने लाइफ टाइम की चीजें भूल रहे हैं, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, जिस देश ने राहुल गांधी जी की 3 पीढ़ी को प्रधानमंत्री स्वीकार किया, उस देश से ही राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं। उपमा श्रीवास्तव का लंदन से सवाल है, इंडियन स्टेट का मतलब जागरूक भारत है। अगर हर संस्था बिना बाहरी दबाव के काम कर रही है, फिर कैसे राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं? कश्यप वैद्य का वडोदरा गुजरात से सवाल है, राजनीति की और सीट बंटवारे की जब बात आती है तो इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ जाता है। आज जब राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा तो सब के सब एक साथ उनका बचाव कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? अनुराग भदौरिया जी बताइए ना इन सारे सवालों के जवाब। देखिए नाविका जी, कितनी सफाई से बात हुई। 1975 में संविधान पे जब आंच आई तो हम समाजवादी लोग लड़े, जेल गए, और आज फिर संविधान पे खतरा है तो फिर लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान तो का सम्मान नहीं कर पा रही है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, रैपिड फायर आपके साथ। अनुराग भदौरिया, 1975 में किसने इमरजेंसी लगाई, मुझे बता दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए, इमरजेंसी किसने लगाई? देखिए, इमरजेंसी किसने लगाई 1975 में? आप सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप तो तुरंत जैसी आपको लगा बीजेपी कमजोर होने लगी, आप तुरंत रैपिड फायर खोलो, रैपिड फायर जल्दी खोलो। अनुराग भदौरिया, ये आपका जो आपका आरोप है ना, इतना पुराना हो गया है कि बोर हो गए, कुछ नया ढूंढ के लाइए मेरे खिलाफ। लेकिन 1975 में किसने लगाई इमरजेंसी? जल्दी रैपिड। 1975 में कांग्रेस ने लगाई, और कांग्रेस के खिलाफ हम समाजवादी लोग संविधान बचाने के लिए लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को आज इंदिरा भवन आपको 1975 की याद दिलाता है कि नहीं? कांग्रेस ने लगाई, इंदिरा गांधी का नाम नहीं याद आ रहा, इंदिरा गांधी का नाम नहीं याद आ रहा। आज कांग्रेस का हेडक्वार्टर इंदिरा भवन है, जाएंगे वहां इंडिया गठबंधन का झंडा ऊंचा करने, जाएंगे इंदिरा भवन में। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, आप क्यों इतना हल्ला मचाती? अच्छा ये बताइए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए है कि नहीं है? कोई नाम लेने वाला है एनडीए का कि है, नहीं है? बता दीजिए, कोई नाम लेने वाला है? सवाल कुछ जवाब कुछ। शहजाद पूनावाला, नाविका जी, आप जानते हो कि मैं बोल सकता हूं। अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं चुप बैठा था। अनुराग, नाविका प्लीज, नाविका एक एक करके बात रखते हैं। देखिए नाविका, मुझे समय बहुत देती हूँ अनुराग भदौरिया, जनता भी देख रही है, लेकिन जब समय मिलता है तो जवाब देना नहीं है और इधर उधर की बात करनी है। शहजाद पूनावाला, 30 सेकंड। 2 छोटे सवाल है। एक तो उन्होंने एनडीए की तो बैठक अभी 25 दिसंबर को ही, मुझे लास्ट इंडिया अलायंस की ऑफिशियल बैठक कब हुई बता दे। दूसरी बात यह है कि संविधान बचाने की बात हो रही है ना, मुस्लिम आरक्षण क्या ये संविधान के साथ है? क्या ये कहना कि हम लोग जो है ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को देंगे, ये संविधान के साथ है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुना है। अब मैं आखिरी बात फिर से रिटरेट कर रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि 2014 में राजनीतिक आजादी मिली है। मैंने बोला राजनीतिक आजादी मिल चुकी है, ये हम सब स्वीकारते हैं, पर उसके बाद स्व जागृत हुआ। इसीलिए मैं कृपया करके बोल रहा हूं कि झूठ फैलाना मेरे नाम पर बंद कीजिए। पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, राहुल गांधी के मुताबिक तपस्या का मतलब गर्मी पैदा करना है और उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। राहुल का ऐसा भाषण तैयार करता कौन है? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर मध्य प्रदेश से सवाल है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस जब इंडियन स्टेट से लड़ जाएगी तो नाम बदलकर कांग्रेस लिबरेशन फ्रंट रखेगी क्या? पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, 15 दिन पहले तक स्वर्गीय मनमोहन सिंह को कांग्रेसी इतना याद कर रहे थे, आज जब पार्टी का कार्यालय के नाम रखने पर आया तो इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया। वाह, ये जनता है, मैं हमेशा कहती हूं सब जानती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे राहुल गांधी के एक एक शब्द अहमियत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई में
उनका संवाद कभी ऐसा नहीं हो सकता जिससे देश पर आंच आए। संविधान और देश की संस्थाओं के जिस मैकेनिज्म से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर हैं, उसी मैकेनिज्म से कुछ राज्यों में नरेंद्र मोदी विरोधी सरकारें भी चल रही हैं। चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है कि 2020 के बिहार चुनाव से अब तक 30 चुनाव में 15 अलग अलग पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां बनकर आई हैं। ऐसे में राहुल कांग्रेस के खराब पोल परफॉर्मेंस पर विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में इंडियन स्टेट से लड़ाई का दांव खेलेंगे तो जनता उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी और आज जनता को फैसला करना पड़ेगा। क्या देश को देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा? क्या यह लड़ाई नरेंद्र मोदी से है या ये लड़ाई भारत से है? आज पब्लिक का सवाल यही है। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।